जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम यूजी पीजी एडमिशन के फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए हमें अपनी कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो फ़ीस होती है वो कितनी लगती है। फ़ीस के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे पूरा ए से लेकर जेड तक, मतलब कि एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम देने तक हमें कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। सारी जानकारी को समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको पता होगा मैं हर साल एडमिशन फ़ीस के बारे में एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें मैं आपको फ़ीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं। ठीक है, तो आज के भी वीडियो में हम एडमिशन फ़ीस के बारे में पूरी जानकारी को देखने वाले हैं कि हमारी फ़ीस है जो कि कितनी लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों फीस को समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरी फीस के बारे में बताऊंगा। फीस का मतलब होता है दो तरह की हमारी फीस होती हैं, एक हमारी होती है एडमिशन फीस, एक होती है एग्ज़ाम फीस। अब दोस्तों एग्ज़ाम फीस तो हमें पता होता है, डायरेक्ट जब एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 2000 के आसपास हमारी फ़ीस लग जाती है। जो फीस होती है वो हमें देनी ही पड़ती है, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है नोटिस पर। ठीक है, जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है 2000 के आसपास हमारी फ़ीस रहती है एग्जाम फीस। लेकिन मेन बात आती है यहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस होती है वो हमें कितनी देनी होती है। एडमिशन फ़ीस के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले एक काउंसलिंग से होकर गुजरना पड़ता है। आपको पता है कि काउंसलिंग करवाई जाती है सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा, या सभी स्टेट में एक काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग से हमें गुजरना पड़ता है। और दूसरों जो काउंसलिंग होती है उसमें ही हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है, एडमिशन फ़ीस देनी होती है। अब दोस्तों फीस कैसे कैसे देनी होती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सारी जानकारी को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडमिशन लेने के लिए एक काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के दौर से गुजरते हैं। और उस काउंसलिंग में सबसे पहले हमें करवाना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। क्या करवाना पड़ता है, हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नंबर एक पर आपको पता है हमें अपने काउंसलिंग में सबसे नंबर एक पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लाइन बाय लाइन आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है, दोस्तों रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, अगर आप फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, जो राउंड होते हैं नॉर्मल राउंड, अगर आप उनमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मेल का चार्ज रहता है 100 रुपये और फीमेल का चार्ज रहता है 0 रुपये। अगर वहीं जो CLC के जो राउंड होते हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों का जो सेम चार्ज रहेगा 550 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। आपको मैं MP का फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। कौन सा दिखा रहा हूँ मैं, MP का दिखा रहा हूँ। तो MP के जो ई प्रवेश वेबसाइट होती है, ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से आपको पता है काउंसलिंग करवाई जाती है। आप सभी को पता है इस वेबसाइट से क्या होता है, काउंसलिंग करवाई जाती है। और इस वेबसाइट से ही अगर आप नॉर्मल राउंड होंगे उनमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 100 रुपये और 0 रुपये रहता है फीमेल का। अगर वही जो CLC के जो राउंड होते हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उनमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 550 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। ठीक है, नंबर एक पर फीस के बारे में बात हो गई। तो हमारी फीस कितनी लगती है, अगर आप CLC में करवाओगे तो 550 रुपये। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो हमें काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है चॉइस फिलिंग का। और चॉइस फिलिंग का कोई भी काम करने के लिए हमें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। तीसरे नंबर पर जो काम होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, और इसमें भी हमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हमें फीस नहीं देनी पड़ती है। तो एडमिशन के लिए हमें काउंसलिंग के दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे नंबर एक पे होता है रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पे होता है चॉइस फिलिंग, नंबर 3 पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होती है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसके बाद में जो काउंसलिंग का टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका 4 नंबर पर क्या होता है कि मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है अगर आपका कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है, कॉलेज का कट ऑफ और आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज सेम होती है या कॉलेज के कट ऑफ से ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो फिर अब आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं आपको MP का फीस स्ट्रक्चर समझाता जा रहा हूँ। ठीक है,
आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है और ये एडमिशन फ़ीस आपको दो तरह से दे सकते हैं। इस एडमिशन फ़ीस को आप दो तरह से दे सकते हैं। अब दो तरह से आप फ़ीस को कैसे देंगे, देखिए, अगर आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लेते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेधावी विद्यार्थी योजना, ठीक है, जन कल्याण संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अगर आप इन योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं और नॉर्मल फीस जमा करते हैं तो फिर आपको जो फीस जमा करनी पड़ती है वो 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज, यानी कि 1,000 रुपये प्लस 150 रुपये, ठीक है, प्लस 150 रुपये। और किसी किसी यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट चार्ज होता है वो 250 रुपये भी होता है, तो चलिए हम 250 मान लेते हैं। तो हमें 1,250 रुपये अभी फीस देनी पड़ती है, ठीक है, एडमिशन फीस। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लोगे तो वहाँ पर केवल 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको देना पड़ता है। अब जरा समझना ध्यान से, ये तो मैंने आपको बता दी योजना का लाभ लेंगे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो फीस दे रहे हैं, यहाँ पर जो फीस देते हैं ना, आप जो कॉलेज की फ़ीस देते हैं अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एडमिशन फ़ीस। यहाँ पर जब इतनी फीस दे दोगे, जब आप इतनी फीस दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका केवल और केवल अभी प्रेजेंट में एडमिशन हो जाएगा। जब हमारी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो प्रेजेंट में एडमिशन हो जाएगा, 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज दे देंगे साथ ही, या आप 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब मैं एक बात बता दूं, जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं, जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमारी जो फीस होती है पूरी तरह से माफ़ कर दी जाती है। 10 रुपये केवल चार्ज के रूप में आपसे लिया जाता है। जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस, सेकंड ईयर की फीस, थर्ड ईयर की जो फीस होती है वो पूरी तरह से माफ़ कर दी जाती है। बस केवल और केवल हमें 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज के रूप में 140 या 250 रुपये जो होते हैं वो देने पड़ते हैं, और हमारी जो फीस होती है पूरी तरह से माफ़ होती है। इसके अलावा हमें एडमिशन फीस या हमारी जो कॉलेज की जितने भी फीस है वो हमें नहीं देनी पड़ती है। इसके बाद डायरेक्ट जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तब हमें डायरेक्ट फीस देनी पड़ती है, जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम किसी योजना का लाभ नहीं लेंगे तो फिर क्या होता है कि हमारी जो फीस होती है वो हमें अभी एडमिशन के तौर पर हमें 1,000 रुपये देनी पड़ती है, प्लस एनरोलमेंट चार्ज देना पड़ता है। और जो देना पड़ता है, जो 1,000 रुपये अभी हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जो हमारी कॉलेज की जो फीस है उसमें से अभी हम केवल 1,000 रुपये देते हैं, और बाकी की जो फीस होती है जब हमारा एडमिशन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाता है, जब हमारा एडमिशन हो जाता है तब हम बाद में देते हैं। यानी कि जब हम कोई काम करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, कारीगर वगैरह को पहले एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं, और बाकी की फीस हम कब देते हैं, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है कि हमें मेरिट लिस्ट में जब नाम आ जाता है तो हमें एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है। और एडमिशन फ़ीस हम दो तरह से देखते हैं। अगर आप किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो फिर 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज, और जो 1,000 रुपये हम दे रहे हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, जो कॉलेज की जो टोटल फीस है, कॉलेज की जो टोटल फीस है उसमें से अभी केवल और केवल हम 1,000 दे रहे हैं, बाकी की जो फीस होगी उसको हम बाद में कॉलेज में जमा करेंगे। जैसे हमारी 5,000 रुपये कॉलेज की फीस है, जिसमें से हम अभी प्रेजेंट में 1,000 रुपये जमा कर देते हैं। जैसे हम जमा कर देंगे हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो बाकी की जो 4,000 रुपये हैं वो हम कब देंगे, जब हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, कॉलेज में हम जाने लगेंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद हम देंगे। मान के चलिए आपकी किसी कॉलेज की 2,500 रुपये फीस है, तो उसमें से 1,000 रुपये अभी आप दे रहे हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट चार्ज मत जोड़ना, एनरोलमेंट चार्ज सभी के लिए सेम है, चाहे आप किसी योजना का लाभ लो या नहीं लो, एनरोलमेंट चार्ज सभी के लिए सेम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस हमने दे दी यहाँ पर 550 रुपये, प्लस अगर आप किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज, यानी कि यहाँ पर 1,250 रुपये हमने इतना फीस दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर की जो फीस होती है वो होती है कॉलेज फीस। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि हमारी जो फीस होती है कॉलेज, अभी हमने क्या किया दोस्तों, एक बात जरा ध्यान से समझना कॉलेज फीस को समझने से पहले। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। जब हम 1,000 रुपये या 10 रुपये का जो फीस सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एडमिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे कॉलेज खुल जाएंगे हम कॉलेज में जाने लगेंगे, हम कॉलेज में पढ़ाई करने लगेंगे। जैसे हम कॉलेज में हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे उसके बाद में टीचर्स हमसे कहेंगे कि चलिए अब लाओ जो भी आपकी शेष
फीस रह गई है। शेष फीस रह गई है यानी कि मतलब क्या है इसका, अब हमें क्या देना है, जो कॉलेज की जो फीस है वो हमें कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कैसे करनी है, लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ ले लोगे तो वहाँ पर तो आपको फीस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 10 रुपये दे दी और बाकी की जो कॉलेज की फीस होती है ना, जो फीस होती है वो क्या देती है, वो कौन देता है, वो सरकार देती है। एमपी गवर्नमेंट देगी उसको, जो फीस होगी कॉलेज की वो एमपी गवर्नमेंट पे करती है। हमें मतलब नहीं है। हमें तो अगर किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का, अगर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इनका लाभ लोगे तो फिर आपका क्या होता है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है। ये फीस सारी की सारी सरकार देती है। बस आपके पास में कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, फीस तो हमें देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो कॉलेज की जो फीस है उसमें से अभी क्या कर दिया हमने, 1,000 रुपया दे दिया। मैंने बताया था, मान के चलिए हमारे कॉलेज की फीस 5,000 है, ठीक है। हमारे कॉलेज की फीस क्या है, कॉलेज की फीस हमारे कॉलेज की 5,000 है, उदाहरण के तौर पर मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर कि हमारी जो कॉलेज की फीस है, इस कॉलेज की फीस थी 5,000 में से मैंने एडमिशन के टाइम पर 1,000 रुपया दे दिया। यहाँ पर लिखा भी है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अलावा जो शेष फीस होती है 5,000 रुपया का, 1,000 रुपया मैंने एडमिशन के टाइम पर दे दिया। अब मुझे कितना पेमेंट करना है, अब मुझे केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अलावा जो शेष फीस रह जाती है 4,000 रुपये, वो अब मुझे 4,000 रुपये देना है। आपके कॉलेज की फीस 3,000 रुपये है, जिसमें से मैंने 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो अब मुझे कितनी देनी पड़ेगी, अब मुझे 2,000 रुपये देनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर कि आपने कौन सा कोर्स, आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये बात हो गई सारी की सारी फीस के बारे में। यहाँ पर हमने फीस भी जमा कर दी, यहाँ पर हमने जो एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन होने के बाद में हमने क्या किया, हम कॉलेज में भी जाने लगे, हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली और हमारा क्या हो गया कि हमने जो कॉलेज की टोटल फीस थी, टोटल फीस भी हमने जमा कर दी। अब टोटल फीस जमा होने के बाद में क्या होता है, अब अगली फीस का नंबर आता है, वो होती है हमारी कौन सी फीस, वो होती है हमारी एग्ज़ाम फीस। अब एग्ज़ाम फीस तो सभी स्टूडेंट को देनी होगी, इसमें तो ना किसी योजना का लाभ लगेगा, ना ही किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लगता है। यहाँ पर जो योजना का लाभ लेते हैं ना हम, वो केवल और केवल कॉलेज की जो एडमिशन फीस होती है वही माफ होती है। जो हम योजना का लाभ लेते हैं उसमें केवल और केवल हमारी एडमिशन फीस माफ होती है, यानी कि जो कॉलेज की फीस होती है वो माफ होती है और किसी भी प्रकार की फीस माफ नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी योजना का लाभ नहीं लोगे तो वहाँ पर तो पूरा पेमेंट देना ही है, लेकिन किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो वहाँ पर एडमिशन फीस जमा होती है, कॉलेज फीस यहाँ पर पूरी तरह से माफ हो जाती है किसी योजना का लाभ लेते हैं तो। लेकिन हमें यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस होती है वो तो हमें देनी ही पड़ती है, चाहे आप किसी योजना का लाभ लो, चाहे आप किसी योजना का लाभ नहीं लो। तो एग्ज़ाम फीस कैसे होती है, एग्ज़ाम फीस तो आपके जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपको बताते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया जाता है। सभी यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग रहती है, डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, आपके सब्जेक्ट पर। अगर हम मोटा मोटा अंदाज माने तो 1,500 से 2,000 रुपये के आसपास फर्स्ट ईयर की यहाँ पर फीस आपकी रहती है। सेकेंड ईयर में थोड़ी सी बढ़ जाती है और थर्ड ईयर में थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ठीक है। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यहाँ पर मैंने ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और आपको भी मैंने अच्छे से समझा दी। तो किस तरह से हमें फीस देनी होती है, पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो फिर हमें एडमिशन फीस जमा करनी होती है। अगर हम योजना का लाभ ले रहे हैं तो वहाँ पर 10 रुपये यानी कि पूरी जो कॉलेज की फीस हो जाएगी, माफ हो जाएगी। लेकिन किसी योजना का लाभ नहीं लोगे तो वहाँ पर हमें 1,000 रुपये या प्लस एनरोलमेंट चार्ज देना होता है। और फिर बाद में हमारी जब कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है, इसके बाद में हमें फिर से जो बाकी की जो फीस होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम फीस भी हमें देनी पड़ती है जब हमारे एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको फीस के स्ट्रक्चर में या फीस से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर समझाया है वो एमपी का समझाया है, लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट उन पर भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्योंकि काउंसलिंग तो सभी की सेम होती है ना, बस योजना जो होती है वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ही पकड़ते हैं, समय मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय।